सो माय डियर फोक्स, हम पढ़ रहे थे थियरीज के बारे में, मास कम्युनिकेशन थियरीज के बारे में। हम पिछली बार बहुत सारी थियरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कुछ और थियरीज करेंगे। उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल्चरल थियरी और क्रिटिकल थियरीज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन थियरीज बहुत सारी हैं, लेकिन हमें डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी काफी सारी अंदर आपको थियरीज मिलेगी। तो आज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कल्चरल वर्सेस क्रिटिकल क्या डिफरेंस है दोनों में, एंड देन उसके बाद हम इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और इनके थ्योरिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्रिटिकल वर्ड से ही, जो ये जो नाम है क्रिटिकल, इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज अ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। लाइक बोलते हैं ना कि क्रिटिसाइज करना इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इट इज लाइक आप क्रिटिसाइज इसलिए भी करते हो कि आप किसी को सुधार सको, किसी को इम्प्रूव कर सको, राइट। में क्रिटिकल थियरीज क्या करती हैं, क्या बोलती हैं, ये चैलेंज करती है पावर स्ट्रक्चर्स को। जो पावर स्ट्रक्चर्स है, ये क्या होता है? पावर स्ट्रक्चर्स आर लाइक योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर गवर्नमेंट, जो आपके रूलिंग पार्टीज हैं, ठीक है। तो सोशल इनइक्वालिटी या सोशल इनजस्टिस के ऊपर थियरीज बनती थी, ठीक है। उसे क्रिटिक किया जाता था। ये बेसिकली अंडरस्टैंड करती थी कि कैसे जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, वो कैसे ऑप्रेस करती है मार्जिनलाइज्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, ठीक है। जैसे कि हमने, अगर आपको याद है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी थी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी मेरा एक मैंने इसमें नहीं पढ़ाई है ऑफ कोर्स, बट देयर इज अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो फॉर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, अगर आपको शॉर्टकट में बताऊं तो उसमें कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरल के बारे में होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, वो किस तरीके से सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यूज करती है, उन्हीं से रिसोर्सेज लेती हैं और खुद डेवलप होती है। क्रिटिकल थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी एक तरीके की क्रिटिकल थ्योरी है, right, which talks about the इनजस्टिस और इनइक्वालिटी, क्योंकि उसमें ये बात करता है कि सेकंड और थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है, वो तभी डेवलप हो पाएगी जब वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को कॉपी करेगी, या उनकी तरह बनेगी, या उनकी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, या उनकी तरह कंज्यूमरिज्म करेगी। बट ऐसा नहीं होता है। हर कंट्रीज की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, अपने अपने इंडिजिनस तरीके होते हैं। सो ये मैंने एक आपको सिंपल एग्जाम्पल दिया कि क्रिटिकल थियरी, जो बड़ी बड़ी पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट ओनली कंट्री वाइज बट वर्ल्ड वाइड, उसको एक तरीके से चैलेंज करती है और ट्राई करती है लिबरेट करने की, उसको फ्रीडम फ्री करने की, लोगों को समझाने की दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इज नॉट एक्चुअल द ट्रूथ। वहीं पे अगर हम कल्चरल थ्योरी की बात करें, तो इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड मीनिंग। कल्चर थ्योरी जो कि होती है, वो एग्जामिन करती है कि कैसे कल्चर शेप करता है इंसान के परसेप्शन का, मीनिंग्स का, आइडेंटिटी का। इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट स्टीरियोटाइप्स का भी। इट इज नॉट ओनली कि कल्चर हमेशा पॉजिटिवली ही होता है। जैसे एक कल्चरल थियरिस्ट है, उनका नाम है स्टॉट हॉल। आई डोंट नो आप में से कितनों लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने एनकोडिंग और डिकोडिंग और साथ ही रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में उनकी बुक में लिखा गया है, स्टॉट हॉल में। जिन्होंने, जो बताते हैं कि कल्चरल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर जो कल्चरल है या लैंग्वेज है, वो किस तरीके से रोल करती है किसी भी जगह में शेप करने में या उसका बिलीफ बनाने के लिए। तो ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे कम्युनिटीज बनाई जाती है, कैसे वैल्यूज जो कि है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो आपकी जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, ये एक तरीके से मीडिया, आर्ट, लैंग्वेज, जो डेली प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में बात करती हैं कल्चरल थियरीज, ठीक है। तो मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं भी अपनी थीसिस में कल्चरल थियरी को ही एक तरीके से, ये मेरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिनको मैं कल्चरल थियरीज ही पढ़ रही हूँ, जिससे मैं हेल्प लेती हूँ, बिकॉज माई टॉपिक इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कल्चर, any society, anything. So that is what cultural theory discuss about. So अब अगर हम आ जाएं cultural versus critical theory में, और मैं आपको इनके थियरिस्ट के बारे में भी बताऊंगी, कहाँ से ये कौन से स्कूल से आए थे, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। जो कल्चरल थियरी होती है, मैंने क्या बताया आपको, वो फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग
Now here there are words called interpreting meaning within societies. ठीक है, हर चीज का एक मीनिंग होता है, हर चीज, एक बॉडी लैंग्वेज का भी, एक कुछ भी चीज करने का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो ये अंडरस्टैंड करती है कल्चरल थियरीज, that what they try to decode the things। तो ये एग्जामिन करती है कि कैसे जो कल्चर है वो किसी की आइडेंटिटी शेप करने में, या बिलीफ, या सोशल प्रैक्टिसेस लाइक इफ आई टॉक अबाउट एनिमल सैक्रिफाइस प्रैक्टिसेस विच इज वेरी कॉमन इन माउंटेन एरिया, वो सोशल प्रैक्टिसेस क्यों हो रही है, एंड व्हेन इट इज इन द नेम ऑफ कल्चर, चाहे वो गलत भी हो रहा हो, लेकिन लोग एक बिलीफ मान चुके हैं, नो दैट इट इज करेक्ट, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स से होता आ रहा है, या हमारे बिलीफ्स हैं ये ऐसे। तो ऐसे कैसे हो जाता है कि आपको कोई चीज गलत भी दिख रही होती है, स्टिल यू प्रैक्टिस दैट? तो दैट इट टॉक्स अबाउट, एनालाइज करते हैं सिंबल्स को, टेक्स्ट को, रिचुअल्स को, और वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। देन सेकेंड इज क्रिटिकल थियोरी, जो कि फोकस करती है ऑन क्रिटिक एंड ड्राइविंग सोशल चेंज। तो क्रिटिकल थियरीज बहुत सारी है कम्युनिकेशन में, जो कि हम पढ़ेंगे, लाइक ई.एम. रॉजर्स की थियरी है आपकी, ठीक है, और मैंने अभी जैसे बताया वर्ल्ड सिस्टम थियरी है, और इट चैलेंजेस पावर स्ट्रक्चर, यानी कि जो पावर पे लोग हैं, और एक तरीके से एक्सपोज करती है इनइक्वालिटीज, और ट्रांसफॉर्म करती है सोसाइटी को भी, ठीक है, बाय क्वेश्चनिंग जितने भी डोमिनेंट पैराडाइम थियरीज हैं, वो भी क्रिटिकल थियरीज हैं। अगर हम बात करें क्रिटिकल और कल्चरल थियरीज की, तो आई जस्ट टेल यू दैट क्रिटिकल थियरीज जो की है वो आई है आपकी स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट से। नाउ व्हाट इज स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट? जितने भी थियरिस्ट थे स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, देयर इज अ बुक जिसका नाम ही स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट है, इफ यू कैन रीड दैट। स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट से क्रिटिकल थियरी आई है, और कल्चरल थियरी जो है आपकी बर्मिंगम से आई है, यानी कि ब्रिटिश ब्रिटिश स्कूल से आई है, ठीक है। तो जो इसके थियरिस्ट है वो वहां से आए हैं, और जो क्रिटिकल थियरी है वो आपके स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट से आए हैं। तो अगर हम अप्लाई करने की बात करते हैं, ये थियरी को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो कल्चरल थियरी है वो यूज होती है जब आप एनालाइज करते हो कि लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं मीनिंग को थ्रू सिंबल्स, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो मीडिया किस तरीके से, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज है, या आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देयर वी यूज इट, मीन्स अगर मेरे को रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, या डॉक्यूमेंट्री के, या आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, या सोशल नॉर्म्स की, तो वहां पे ये थियरी यूज होती है। और क्रिटिकल थियरी कहाँ पे यूज होती है? जब आप एग्जामिन करते हो पावर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक देख रहे हो, न्यूज चैनल देखते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस न्यूज चैनल में किस तरीके का कंटेंट यूज हो रहा है, किस तरीके का नैरेटिव बार बार सेट किया जा रहा है, किस तरीके के वर्ड्स बार बार यूज किए जा रहे हैं, क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल थियरी, कि एक समुदाय को लेकर के कुछ बात करी जा रही है, या एक मार्जिनलाइज्ड पीपल को लेकर के बात करी जा रही है, तो इट टॉक अबाउट द सिस्टमेटिक ऑपरेशन, और इट्स जो आइडियोलॉजीज है उसको चेंज करने की बात करती है, क्योंकि उसमें वो क्रिटिसिज्म करती है, उसमें वो पॉइंट्स निकालती है जो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पेश किए हैं लोगों के सामने कि उसको एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन वो उस चीज को क्रिटिसाइज करती है कि आपने एज इट इज कैसे एक्सेप्ट कर लिया। देयर आर सो मेनी holes in these ideologies or in these पावर स्ट्रक्चर। तो जैसे मिशेल फुको है, या आपके एंटोनियो ग्रामची है, इस तरीके के बहुत ब्रिलियंट थियरिस्ट हुए हैं आपके क्रिटिकल थियरीज के लिए, ठीक है। तो लाइक आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस दैट क्रिटिकल थियरिस्ट इज अ स्कॉलर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? किस किस को पता है फ्रैंकफर्ट कहाँ है? इट इज इन जर्मनी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, यू शुड विजिट देयर। वहां से बहुत ही ग्रेट थेरिस्ट निकले हैं, लाइक थियोडर एडर्नो, इन सब की हम वॉल्टर बेंजामिन, मैक्स हॉर्कमियर, एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ग्रामची। तो इनकी हम सबकी थियरीज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारे कल्चरल थियरीज, जो कि ओरिजिनेट हुआ है
बर्मिंघम, यानी कि आपका ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज से, ठीक है। तो जैसे है तो बहुत सारे हैं, पर कुछ जो मैंने मेन लिखे हैं, दैट इज स्टॉट हॉल, रेमंड विलियम्स एंड ईपी थॉमसन, जो आपकी मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है, थियोरीज के लिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कल्चरल और क्रिटिकल थियोरीज के बीच में। इसमें से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट में से कौन से थियरिस्ट थे। आपको नाम आ सकता है कि स्टॉट हॉल इज फ्रॉम विच school of studies. He was the part of cultural studies or critical study theories. बर्मिंगम से थे या फ्रैंकफर्ट स्कूल के थे, ये वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। आपको पता होना चाहिए इन डेप्थ की कल्चरल और क्रिटिकल थियरीज कौन सी होती है। अब हम इसके आगे थियरीज पढ़ना शुरू करते हैं, कल्चरल एंड क्रिटिकल मिक्स। एज यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट डिफरेंस बिटवीन कल्चरल थियरी और क्रिटिकल थियरीज, तो अब जितनी भी हम थियरीज करते रहेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी कल्चरल थियरी है और कौन सी क्रिटिकल थियरी है। अब ये जो थियरी है कल्टीवेशन थियरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कौन सी थियरी आपको लगती है, ठीक है। सो ये बेसिकली बात करती है, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में पूछे, कल्टीवेशन क्या होता है। कल्टीवेशन होता है आप कोई बीज बोते हैं, आप कल्टीवेट करते हैं कोई चीज, जैसे खेतों में आप बीज बोते हैं एंड देन इट ग्रो अप एंड इट बिकम ए प्लांट, राइट। तो आप कुछ भी, जैसा भी आप बोलते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा आप फ्रूट पाओगे। तो आप जो कुछ भी कल्टीवेट कर रहे हो, कल्टीवेशन डजंट मीन कि आप अच्छा कर रहे हो गलत करो, पर जो भी आप बो रहे हो, दैट इज इट टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू मीडिया, जो मीडिया जो की है वो किस तरीके से लोगों के परसेप्शन को वो कैसे शेप करता है, कैसे उनके बिलीव्स को चेंज करता है। तो लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो शेप्स बिलीफ को शेप्स करता है या हमारे कल्चरल को परसेप्शन को बनाता है, दैट कम्स अंडर कल्चरल स्टडीज, राइट। तो ये एक थेरिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गवर्नर। क्या नाम था? जॉर्ज गवर्नर, जो कि ये लेकर के आए थे थियरी। जॉर्ज गवर्नर लाए थे ये थियरी, एंड ही वाज अ मीडिया स्कॉलर एंड अ कल्चरल थियरिस्ट। कल्चरल स्टडीज के बारे में इन्होंने किया था। तो लेट्स गेट स्टार्ट, एंड इट इज रिलेटेड टू टेलीविजन, क्योंकि ये जो लाए थे 1969 में लाए थे। उस टाइम पे आपका इंटरनेट नहीं हुआ करता था, डिजिटल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे भी ये थियरी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, दैट विल स्टडी की कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जो कल्टीवेशन थियरी थी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इधर लिखा गया है दैट इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज गवर्नर। और ये कब आया था? 60s एंड 70s के बीच में। यूजुअली जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो इट कम्स, अगर आपको मैच द फॉलोइंग आता है तो 1969 इज द एग्जैक्ट डेट, ठीक है। लेट 60s में आया था, 1969 में ये थियोरी लेकर के आए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये थियोरी, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने रिसर्च करी थी, बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था ना, एग्जामिन किया था कि किस तरीके से जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है मीडिया का, मीडिया मीन्स टेलीविजन, मेनली इन्होंने मीडिया जो लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, टेलीविजन से रिलेटेड किया था, वो किस तरीके से लोगों का जो कि व्यूज है या परसेप्शन है उसे शेप करता है। और अगर शॉर्ट टर्म है तो वो किस तरीके से करता है। सो इसने मेनली दो कैटेगरीज के नाम दिए थे, एक दिया था हैवी व्यूअर्स और एक दिया था लाइट व्यूअर्स। तो जहां पे भी हैवी व्यूअर और लाइट व्यूअर की बात होती है तो याद रखिए जॉर्ज गवर्नर कल्टीवेशन थ्योरी के थ्रू। ओके, इसमें मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके काफी सारे पॉइंट्स दिए थे इन्होंने। सबसे पहले बताया था मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम क्या होता है? मीन वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि सब जो लोग हैं, सारी दुनिया जो कि वो मीन है। तो सिंड्रोम क्या होता है? एक तरीके से बीमारी होती है। अब आप उन्होंने क्या देखा, जॉर्ज गवर्नर ने देखा कि जो टेलीविजन बहुत ज्यादा देर तक देखते हैं, हैवी व्यूअर्स हैं, ओके। 1969 में किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने देखा कि जो लोग बहुत ज्यादा देर तक टेलीविजन देखते हैं उन्हें एक तरीके की बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम क्या है? अगर सपोज कोई क्रिमिनल शो है जो कि बार बार इंसान देख रहा है, तो उसको लगने लगता है कि जो पूरी दुनिया है ना वो ऐसी ही है। दे विल बी स्केयर टू गो आउट, दे विल बी स्केयर टू गो। इनफैक्ट अभी भी हम बाहर रात को अकेले जाने में इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है दुनिया बहुत खराब है। जरूरी नहीं है हर जगह सेम ही है, बट अगर
मी टेलीविजन बार बार कोई चीज एक्सपोज कर रहा है, और जो इंसान बहुत लॉन्ग टर्म तक टेलीविजन देखता था वो ज्यादा डरता था बाहर जाने में, रादर देन जो कम देखता था। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने दो तरीके के लोगों को एक्सपोजर दिलवाया टेलीविजन का। एक था जिसको बार बार लॉन्ग टर्म, लाइक आई टोल्ड यू, उनको बोलने लगे ये हैवी व्यूवर्स। क्या बोलने लगे? एक हैवी व्यूवर्स थे और एक थे लाइट व्यूवर्स, जो व्यू कर रहे थे टेलीविजन, ठीक है। तो इन्होंने देखा जिसका एक्सपोजर बार बार टेलीविजन में हो रहा है, तो क्या तरीके की कल्टीवेशन हो रही है। एक कल्टीवेशन हो रही है कि स्टीरियोटिपिकल, या जो रिकरिंग थीम्स हैं, बार बार एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो एक स्टीरियोटाइप बन जा रहा है, एक बिलीफ बन जा रहा है। और बार बार एब्सॉर्प्शन से उनको एक मीन वर्ल्ड सिंड्रोम भी हो रहा है। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, लाइक मैंने बताया कि सारी दुनिया जो कि है वो बहुत ही डरावनी है, वर्ल्ड इज नॉट सेफ प्लेस टू स्टे इन। और साथ ही साथ इनकी फाइंडिंग्स में क्या हुआ कि जो हेवी टेलीविजन व्यूअर है, जो यानी कि 4 आवर से ज्यादा कंजम्पशन है जिनका, 4+ आवर्स से, उसको उसने कैटेगरी दे दी हैवी व्यूअर की। और जिनकी 4 आवर्स से कम, लेस है, वो हो गए लेस लाइट व्यूवर्स। तो लाइट व्यूवर्स और हैवी व्यूवर्स में क्या डिफरेंस देखा? हैवी व्यूवर क्या हो गए? वो एक तो स्टेरियोटिपिकल हो गए, साथ में उनको ये सिंड्रोम भी हो गया, साथ में उन लोगों में एक तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस होने लगा टेलीविजन का, परसेप्शन था उनके, ऑफकोर्स चेंजेस है उसमें। और जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशंस को लेकर के आपने देखा होगा, पहले के टाइम पे इवन इन फॉरेन एडवर्टीजमेंट्स आल्सो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ थिंग कि जब भी कोई ऑयल का एड है या साफ सफाई से रिलेटेड एड है या घर की क्लीनिनेस से या घर से रिलेटेड एड है, तो हमेशा उसमें वुमेन को ही दिखाया जाता था। बार बार जब वो चीज दिखाई जाती थी तो वो एक स्टीरियोटाइप बन जाता था कि दिस इज द रोल ऑफ अ वुमेन, ठीक है। इवन आपको याद होगा एक प्रेस्टीज का एडवर्टीजमेंट होता था, तो प्रेस्टीज के एडवर्टीजमेंट, दैट वाज अ कुकर एड, प्रेशर कुकर एड, तो उसमें भी वुमेन को ही दिखाया जा रहा है। आज के टाइम पे चेंजेस हो गए हैं, तो हम ऑफ कोर्स लोगों का परसेप्शन भी बदल रहा है, नजरिया भी बदल रहा है। सो ही सेड दैट जो हैवी व्यूवर्स थे वो थोड़े से वॉयलेंट भी हो गए थे, यानी कि वो थोड़े से अग्रेसिव और वायलेंट हो गए थे, जबकि लाइट व्यूवर्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक थे। तो अगर हम इस चीज की बात आज के टाइम पे भी करें, है ना, मॉडर्न एप्लीकेशन में करें, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव हर्ड अबाउट सो मेनी केसेस जो कि गेम्स वगैरह, चाहे वो जैसे पबजी टाइप्स गेम्स हैं, या जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, सो हाउ डू दे बिहेव। एंड कभी आप कोशिश कीजिएगा, पूरा दिन अगर आप सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सिर्फ सोशल मीडिया को ही एब्जॉर्ब करो, मीडिया को एब्जॉर्ब करो, तो आप इन द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि है वो ओवरलोड हो जाएगी, एंड यू विल बी ब्लैंक एंड यू गेट कंफ्यूज, आप भूलने बहुत जल्दी लगोगे। सो दैट इज द रीजन कि बहुत सारे लोग जो कि हैं बहुत डम्ब होते जा रहे हैं। सो ये आज के टाइम पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो बिंज वॉचिंग हो चुकी है। सो ऑलवेज ट्राई टू सी योर स्क्रीन टाइमिंग कितना है। आई थिंक आपको हैवी व्यूवर्स नहीं बनना चाहिए, आजकल तो 9 9 10 10 घंटे होता है। ट्राई टू बी एज रीडिंग ज्यादा करो, और अगर आपको हैवी व्यूवर बनना है तो ऐसी यूट्यूब चैनल्स के बनो जिससे आपको नॉलेज मिल सके, राइट, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके हैवी व्यूवर्स बनो, रादर देन कंज्यूमिंग एनी XYZ। तो जो इन्होंने चीजें कॉन्सेप्ट्स लाए, एक तो वो ये कॉन्सेप्ट लाए मीन वर्ल्ड सिंड्रोम का। मैंने मीन वर्ल्ड सिंड्रोम आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी थियोरी में आता है, तो दैट कम्स अंडर कल्टिवेशन थियोरी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस का। फॉर एग्जाम्पल, एक तो है, आप पहले ही मान चुके हो, जब आप जैसे प्रोग्राम्स लाइक इफ यू स्टार्ट वाचिंग क्राइम पेट्रोल या इंडिया, व्हाट्स दैट कॉल्ड, सावधान इंडिया, ठीक है, ऐसे जब आप शो देखते रहते हो देखते रहते हो, यू स्टार्टेड डाउटिंग एवरीवन, आपको हर किसी पे डाउट होने लग जाता है कि ये भी। तो जब आप ऐसे व्हाट यू से क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखते हो, या व्हाट यू से सावधान इंडिया टाइप सीरियल्स देखते हो, तो आपको
क्या होता है, बार बार रिपीट करके यू स्टार्ट डाउटिंग एवरीवन, आपको सब पे डाउट, अपने पड़ोसियों पे भी डाउट होने लग जाता है, अपने घर के लोगों पे भी डाउट होने लग जाता है, बाहर लोगों पे भी। और रेजोनेंस क्या होता है, सपोज टेलीविजन में कोई न्यूज दिखाई क्राइम की कि एक बिल्डिंग में चोरी हो गई, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में जब चोरी हो गई एंड जब आपको पता चला वो बिल्डिंग आपके पड़ोस की ही बिल्डिंग थी, तो जब रियल वर्ल्ड में भी ऐसा हो गया और टेलीविजन में भी वैसा दिखा दिया, तब तो आप कंफर्म हो जाते हो कि दुनिया बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। नॉट ओनली जैसे जब निर्भया केस हुआ था, आई वॉज इन दिल्ली एंड इट वॉज लाइक कंटिन्यूसली टेलीविजन में निर्भया केस को दिखाया जा रहा था, दैट व्हाट हैपेंड, हाउ ब्रूचुअली शी was killed, how brutally she was raped. So thing was, if I was in some other state, I would be sad, of course, सब बहुत इतना शॉकिंग न्यूज था, बहुत टॉर्चर, बट एट द सेम टाइम मेरे साथ एक रेजोनेंस की सिचुएशन थी, क्योंकि वो उसी जगह हुआ था जहाँ, मतलब दिल्ली में ही हुआ था, एंड आई वॉज ऑलरेडी लिविंग इन दिल्ली। तो उस सिटी से मुझे डर लगने लगा था, एंड सेम वॉज हैपनिंग नॉट ओनली विद मी बट विद अदर गर्ल्स ऑल्सो। हाउएवर जिन लड़कियों को दिल्ली में रह करके उस केस का नहीं पता था, उनको नहीं लगा था डर, बट वी स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड कि it can happen with anyone. So we were very highly alert that time. I bought pepper spray that time. I was very much scared and to work that time. And ऐसी सिचुएशन ऑलमोस्ट बहुत सारी लड़कियों की हुई थी, क्योंकि हम टेलीविजन में भी बार बार वो चीज देख रहे थे, न्यूज मीडिया में भी देख रहे थे, पेपर में भी देख रहे थे, एंड सेम वॉज हैपनिंग इन सेम हैपेंड इन द सिटी इटसेल्फ। सो वो रेजोनेंस जो कि था ना, वो रेजोनेंस अगर दूसरी सिटी में मैं होती तो इतना ज्यादा घबराहट नहीं होती, बट यस इट वाज हैपेंड देयर ओनली, एंड साथ में टेलीविजन में भी। तो वो एक मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, तो मैं जितने भी लोगों को देखने, जितने भी आदमियों को देखने लग गई, आई स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड फॉर दैट, है ना। एंड इट हैपेंड विद अदर गर्ल्स एज वेल, जो मेरे कोलीग्स थे, दे वर ऑल्सो फीलिंग द सेम काइंड ऑफ फीलिंग। सो इसे बोलते हैं मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, जो कि we were kind of a heavy viewer also that time, क्योंकि because it happened exactly in our Delhi only, and वो उस proximity के कारण we were listening it again and again, and वो क्योंकि resonance हो रहा था, तो mean world syndrome क्या हो गया कि हम जिसको भी देख रहे थे, it was like we were thinking that this person could be dangerous, this person could harm us, ठीक है। सो ये चीज बताई कल्टिवेशन थ्योरी की इन्होंने। सो कल्टीवेशन जो कि है वो रिमेन रेलेवेंट इन डिजिटल एज ऑल्सो। ओके, आप जो 24/7 मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं परसेप्शन, इनफैक्ट आपके जो पॉलिटिकल व्यूज है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, वो भी शेप करता है। आप जितना ज्यादा अपने आप को कंज्यूम करेंगे, आप यू विल बिकम कंज्यूमरिज्म जितना ज्यादा होगा मीडिया का, जितना एक्सपोजर होगा आपके बिहेवियर में, और जो इंसान कम कंज्यूम करता है मीडिया, उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा। ऑलराइट, इज ऑल अबाउट कल्टिवेशन थियरी। एक तो मैंने बताया ये लाए थे जॉर्ज गवर्नर, लेट्स राइट डाउन ओवर हियर। ये लाए थे जॉर्ज गवर्नर, कब लाए थे ये, 1969 में। लाइक वट एवर थियरीज आई एम टीचिंग यू, आप उसको कमेंट में ऐसे पॉइंटर्स बना बना के लिखते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। साथ में दूसरी चीज इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने मीन वर्ल्ड सिंड्रोम और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लाए थे। देन हैवी व्यूवर और लाइट व्यूवर्स इन्होंने फाइंड किया था, और इन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। हैवी व्यूवर्स कौन थे, जो 4 आवर्स से ज्यादा टेलीविजन को कंज्यूम कर रहे थे। लाइट व्यूवर्स जो कि कम कर रहे थे। साथ में इन्होंने फाइंड आउट किया जो हैवी व्यूवर्स थे उनका जो बिहेवियर था वो एग्रेसिव और वायलेंट हो गया कंपेयर टू लाइट व्यूवर्स, ठीक है। तो इफ दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चरल स्टडीज, है ना, कि कैसे मीडिया शेप्स आर बिलीव्स एंड हाउ इवन पॉप कल्चर्स, इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलर कल्चर, जो कि अभी कोरियन कल्चर है विच इज क्वाइट पॉपुलर अमंग द यूथ, how we are eating their food and how we are consuming their music, that is also a kind of a cultivation theory, हम उसको applicable बोल सकते हैं। okay, so नेक्स्ट थ्योरी में आते हैं जिसका नाम है एनकोडिंग और डिकोडिंग थ्योरी। इसको हम एनकोडिंग और डिकोडिंग मॉडल भी बोलते हैं, जो कि लाए थे टॉट हॉल।
जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टॉट हॉल कौन थे? ये कल्चरल स्टडीज के थियरिस्ट थे, ठीक है। ये कल्चरल स्टडी के ऊपर इन्होंने स्टडी करी है और थियरीज बनाई है। तो उनमें से एक थियरी या मॉडल आप कहिए, वो है एनकोडिंग और डिकोडिंग थ्योरी। इन्होंने मेनली बात करी है टेलीविजन रिप्रेजेंटेशन की, लोग कैसे मैसेज को डिकोड करते हैं बेसिकली। So he talked about model of about the television and the communication, how it happens. So let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कब आई थी। आपकी ये थ्योरी आई थी 1973 के अराउंड, ठीक है। डेट हमेशा याद रखिए, ये 73 में आई थी, काफी लेट आई थी। आप देख लीजिए, जब टेलीविजन आ चुका था, उसका इन्वेंशन हो गया था, उसके बाद ही आप टेलीविजन के ऊपर स्टडी कर सकते थे, तो इसीलिए ये काफी लेट आई है 1973 में। इसमें जो स्टॉट हॉल थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कहा कि जब भी मीडिया कोई मैसेज बनाता है, स्पेशली टेलीविजन जैसा मीडिया जब कोई मैसेज बनाता है, तो उसके दो प्रोसेस होते हैं। इट इज नॉट ओनली टेलीविजन, बट इट कुड बी योर मूवीज ऑल्सो, इट कुड बी अ सिनेमा ऑल्सो, इट कुड बी योर प्रिंट मीडिया ऑल्सो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मीडिया मैसेज होता है, वो दो डिफरेंट प्रोसेस से जाता है। पहला क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर मतलब जो बना रहा है मेनली इंफॉर्मेशन को, जो भेज रहा है, वो मैसेज को भेजता है विद इंटेंडेड मीनिंग। अब इंटेंडेड मीनिंग का मतलब क्या हुआ? इंटेंशनली कुछ वर्ड्स डालने, बार बार कोई वर्ड्स आप इंटेंशनली डाल रहे हो, या बार बार आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कई एग्जाम्पल्स देती हूँ, इट कुड बी रिलेटेड टू एनवायरमेंट और एनिमल्स। हो सकता है कि मैं कुछ इंटेंशनली वो एग्जाम्पल ही क्यों दे रही हूँ, सो दैट मे बी आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मच अवेयर। आप उसको एज एन एग्जाम्पल ले रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप एकदम से डिकोड नहीं कर पाते हो, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है चीज, राइट। सो यूजुअली ही सेड कि जो प्रोड्यूसर होता है, वो जो मैसेज एनकोड करता है, वो इंटेंडेड मीनिंग, यानी इंटेंशनल कुछ ना कुछ मीनिंग होता है उन वर्ड्स के भी है, कोई नैरेटिव होता है। जब भी ऐसा होता है, तो जो ऑडियंस है वो पैसिव नहीं है, वो पैसिवली डिकोड नहीं करती है मैसेज, वो एनकोड तो करती है, लेकिन एग्जैक्ट वैसे जरूरी नहीं है कि जैसे आपने एनकोड किया है वैसे ही डिकोड करे। वो अपने बैकग्राउंड, वो अपने परसेप्शन, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको डिकोड करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि ऐसी चीज करना गलत है, एनवायरमेंट के खिलाफ ये चीजें करना गलत है, बट लोग अपने सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोलेंगे। लाइक जो लोग बहुत रिच हैं, अमीर हैं, दे विल से कि क्यों भाई एनवायरमेंट, अगर हम ट्रीज नहीं काटेंगे तो डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा? डेवलपमेंट ही नहीं होगा, आपको बड़े बड़े एयरपोर्ट कैसे मिलेंगे, आपको रोड्स कैसे मिलेगी? तो यू हैव टू कट द ट्रीज। एट द सेम टाइम कोई और जो कि है, वो उस चीज को डिफरेंट तरीके से लेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो प्रोड्यूसर है उसने तो अपनी तरीके से जो मैसेज है वो एनकोड करा, लेकिन जो लोग हैं वो एक्टिवली डिकोड तो करते हैं, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, हम बोल सकते हैं अपने अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने अपने कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंडेड मीनिंग है बाय द एनकोडर, it may differ significantly from the meaning constructed the decoder। जो डिकोडर जो समझे उससे ऑब्वियसली आप एज इट इज कभी भी मैसेज को नहीं पहुंचा सकते हो। डिकोडर अपने हिसाब से उसे डिकोड करेगा। सो यही मेन जो बात थी, ये बात करी डिकोडिंग और एनकोडिंग थ्योरी में। इन्होंने बताया तीन तरीके की डिकोडिंग पोजीशन होती है, कि कैसे डिकोड करती है ऑडियंस मेनली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली पोजीशन, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डोमिनेंट है हेजिमोनिक पोजीशन किस थ्योरी में या किस मॉडल में बात की गई है, तो यू कैन सिंपली से एनकोडिंग और डिकोडिंग। तो डोमिनेंट हेजिमोनिक पोजीशन कौन सी होती है? जहां पे जो ऑडियंस है वो फुल्ली कंप्लीटली एक्सेप्ट करती है इंटेंडेड मीनिंग को, जो प्रोड्यूसर ने एनकोड किया, यानी कि जो टेलीविजन में बताया जा रहा है, जो भी जो सामने वाला बोल रहा है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करती है। वो डिकोड भी वैसे करती है एग्जैक्टली जैसा एक्चुअल में जो बताना चाह रहा है, जो आपका एनकोडर है वो बताना चाह रहा है आपको। जिस तरीके से, जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूं, मैं आपको जो एग्जैक्टली बताना चाह रही हूँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसा
एग्जैक्टली फॉर्म में मैं चाहती हूँ आपको पढ़ाना, आप वो समझ रहे हो। दूसरी कौन सी होती है, दैट इज नेगोशिएटेड पोजीशन। नेगोशिएटेड पोजीशन क्या होती है कि जो ऑडियंस होती है ना, वो पार्शियली एक्सेप्ट करती है प्रेफर्ड मीनिंग्स को, सारे ही वो जितना एज इट इज बोला है वैसा एक्सेप्ट नहीं करेगी, पार्शियली, लेकिन फिर उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करेगी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी सोशल पोजीशन के हिसाब से। वो इस चीज को कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से कंप्लीटली वो नहीं लेगी, बट उसको वो इंटरप्रेट करेगी। और लास्ट जो कि डिकोडिंग पोजीशन होती है, जो थर्ड टाइप ऑफ ऑडियंस होती है, दैट इज ऑपोजिशनल पोजीशन। अब ऑपोजिशनल पोजीशन कौन सी होती है, जिसमें मान लीजिए ऑडियंस ने अंडरस्टैंड तो कर लिया कंप्लीटली इंटेंडेड मीनिंग, बट कॉन्शियसली वो रिजेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बिलीफ उससे मैच नहीं करते हैं, या उसका इंटरप्रिटेशन जो की है, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, तो वो उस चीज को डिकोड तो कर रहा है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उसे रिजेक्ट करता है। सो वो उसको एक अलग तरीके से डिकोड कर रहा है, वो उस चीज का नैरेटिव निकालने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा ये जो है, ये वो मे बी समझ भी रहा है लेकिन वो उसको एक अलग तरीके से डिकोड करेगा, बिकॉज उसके जो विचार हैं वो उस प्रोड्यूसर से नहीं मिलते हैं, राइट। सो इसका जो की कॉन्सेप्ट है एनकोडिंग का, मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो प्रोसेस होता है जिससे मीडिया मैसेज क्रिएट करती है, उसमें मीनिंग्स डालती है कंटेंट में, बाय यूजिंग स्पेसिफिक कोड्स, मे बी सम काइंड्स ऑफ टोन, सम काइंड्स ऑफ रेपिटेटिव वर्ड्स, है ना, आइडियोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट। और डिकोडिंग क्या होती है कि किस तरीके से ऑडियंस उसको डिकोड कर रही है, किस तरीके से ऑडियंस उसको समझ रही है, एक्टिवली है वो, बट वो डिकोड कैसे कर रही है, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने कंटेक्चुअल बैकग्राउंड के हिसाब से। तो अगर इसमें हम की इनसाइट्स की बात करते हैं, तो दैट इज इट चैलेंज्ड पैसिव ऑडियंस थ्योरी। से पहले तो ये पैसिव ऑडियंस थ्योरीज कौन सी थी, जैसे कि हमने मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़ी थी कि ऑडियंस जो की होती है वो पैसिव होती है, वो डिकोड नहीं करती कुछ भी, ठीक है। तो स्टॉट हॉल ने जो एनकोडिंग और डिकोडिंग मॉडल दिया था, उसने एक तरीके से मीडिया स्टडीज को रेवोल्यूशनाइज किया था। कैसे? क्योंकि उसने जो पुरानी जो थ्योरीज थी जो कि हमेशा ऑडियंस को पैसिव ही बताती थी, उस चीज को रिजेक्ट किया था, और उसने एम्फसाइज दिया था कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे। अब मैं बार बार बताती हूँ आपको, ये कल्चरल स्टडी का ही हिस्सा है। आप जो भी चीज लोगे वो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लोगे, राइट। ये जो थ्योरी है वो हाईलाइट करती है कि किस तरीके से जो सोशल पोजीशन होती है, या कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, वो शेप करते हैं लोगों का दिमाग, है ना। जो भी मीडिया मैसेज है वो किस तरीके से शेप करते हैं इन लोगों का दिमाग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल। इसमें यूजुअली आपसे पूछा जाएगा कि तीन तरीके के कौन कौन से डिकोडिंग प्रोसेस है, ऑडियंस किस तरीके की है, दैट विल बी गिवन। एंड कौन सी ईयर में आई थी, कौन लाया था, दैट इज, क्योंकि बहुत ही न्यू थ्योरी तो पुरानी है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो यू कैन, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाए। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी में आ जाते हैं। इनकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो विल अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम श्योर आप ये चीज रिलेट भी करोगे। अच्छा, मैं आपको इस थ्योरी को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हूँ। देखिए, हमारे आसपास क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप किसी ओपिनियंस को अग्री करते हो, आप उस चीज को मानते हो, लेकिन आप देखते हो आपके जो आसपास लोग हैं, मेजोरिटी है, वो उस चीज को नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट एलजीबीटी कम्युनिटी, LGBTQ community. We talk a lot about LGBTQ community, है ना, that they also have rights. They have rights. They're as normal as all the human beings are, है ना। एक ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब देयर कुड बी मेनी पीपल जो ऑफ कोर्स LGBTQ कम्युनिटी को के हर राइट्स को सपोर्ट करते हैं कि हाँ सब कुछ होना चाहिए, दे आर ऑल्सो, दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड एज अदर जेंडर्स, ठीक है। बट वो अपना ओपिनियन एक ऐसे ग्रुप के सामने नहीं बोल पाएंगे जो हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव हो थोड़ा, है ना, जो कंजर्वेटिव होगा। और अगर वो मेजोरिटी में होगा, अगर वो 10 का ग्रुप है और दो ही लोग हैं जो LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट में बोलते हैं, तो वो नहीं बोलेंगे, वो वहां पे शांत होना पसंद करेंगे, ठीक है। क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि उनको एक आइसोलेशन का डर होता है। आइसोलेशन क्या कि
अगर हमने ये ओपिनियन अपना फॉर्म किया, अगर हमने बताया, तो हमको भी हो सकता है हमको ये आइसोलेट कर दे, या हमारी मजाक बनाए, या हमें ये अलग थलग करे. सो दैट दैट फियर मेक्स यू साइलेंट. सो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल ऑफ साइलेंस. दैट मीन्स आपका कोई ओपिनियन है, लेकिन आप वो ओपिनियन सिर्फ इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ ग्रुप है जो आपके ओपिनियन को अग्री नहीं करते हैं. एंड चाहे वो आपका ओपिनियन बिल्कुल सही भी हो, बट आप अपना ओपिनियन वहां पे नहीं रखते हो क्योंकि आपको ये डर है कि कहीं मुझे आइसोलेशन फील ना करनी पड़ी, बिकॉज दे कैन मेक माई फन. एंड इट कुड बी वाइस वर्सा, है ना. कोई ऐसा ग्रुप है जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता, और वो सिर्फ एक ही है, एक ही इंसान है, और बाकी ग्रुप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मे बी वो इस डर के मारे ये बात ना बोल पाए कि नहीं मैं नहीं, वो भी हाँ में हाँ मिलाए. वाई? बिकॉज देर इज अ स्पाइरल ऑफ साइलेंस. उसे डर है ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग आइसोलेटेड बाय द ग्रुप. सो दैट्स वी व्हाट वी कॉल्ड स्पाइरल ऑफ साइलेंस. तो यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन है ना, वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो आप अपने ओपिनियन स्ट्रांगली नहीं बोल पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस कि हमको इस सोसाइटी से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या हमें इस कम्युनिटी से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तो वो अपने ओपिनियन डर के मारे नहीं बोल सकते हैं. अ, या हो सकता है हमारा ओपिनियन अनपॉपुलर है, लोग इसको पता नहीं किस तरीके से लेंगे, सो दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप देयर ओपिनियन. सो जो माइनॉरिटी व्यूज होते हैं ना, चाहे वो सही भी हो, वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से साइलेंट हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट बेसिकली होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल ऑफ साइलेंसेस. यहाँ पे हम एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन का एक कोट है कि द थ्रेट ऑफ आइसोलेशन अपीयर्स टू बी स्ट्रोंगर देन द थ्रेट ऑफ लूजिंग सोशल स्टैंडिंग. है ना. आपको ये एक्चुअली में होता है कि मैं भले ही सोशल में मैं अपनी बात रख पाऊं, पर वो जो आइसोलेशन का डर होता है कि मुझे सब किस तरीके से सोचेंगे, या मेरी मजाक बनाएंगे, दैट एक्चुअली डजंट मेक पर्सन ओपिनिएटेड. बट हमें ऐसा नहीं करना है. एग्जैक्टली है ना. हमें, अगर हमें लगता है कि हमारा ओपिनियन सही है, तो हमें स्ट्रांगली अपनी बात रखनी आनी चाहिए, है ना. इट इज नॉट स्पाइरल ऑफ साइलेंस का आई थिंक जमाना नहीं होना चाहिए. अगर आपको लगता है आपका जो पॉइंट है वो स्ट्रांग है, तो वो चीज आपको रखनी आनी चाहिए. बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है. यूजुअली बहुत सारे डर होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, आपको सोसाइटी प्रेशर होता है, आपको लगता है कि कैसे, तो मेरा एक आइसोलेशन का डर है इसलिए वो नहीं बोल पाता है. तो मैंने जो चीजें इसमें बताई, एक तो मैंने बताया 1974 में आया था, एलिजाबेथ न्यूअल न्यूमैन इनको लाई थी, और उनको मदर ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. और स्पाइरल ऑफ साइलेंस में क्या होता है कि रिजेक्शन ऑफ आइसोलेशन, मतलब इस रिजेक्शन के डर से पर्सन डू नॉट स्पीक. सो दैट इज व्हाट होल स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी सेज. क्लियर? ऑल राइट. अगेन हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये पॉइंटर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बहुत अच्छा है. एंड अगर आपको ये पीडीएफ्स जो मैंने बनाई हैं, सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, सो प्लीज you can ask on comment section from me, and I will get in touch with you. You can simply write PDF on my comment section, and I'll provide you with all the PDFs which you need. Okay. चलिए, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका हम एक रिवीजन कर लेते हैं. कुछ पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि हम करते हैं. लेट्स सी आपको कितना एक अभी तक जितने भी हमने पढ़ाई करी है यूनिट 1 से रिलेटेड कितनी समझ में आई है. तो सबसे पहले मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में आ जाते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉइस. वेल, इट इज क्वाइट ओल्ड, मतलब हो गया है इसको काफी दिन मेरे को पढ़ाए हुए, बट आई एम श्योर आपको याद होगा कौन लाया था ये नॉइस का कॉन्सेप्ट. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नॉइस का कॉन्सेप्ट आपके लाए थे शैनन एंड वीवर. अगर आपको याद है, मैथमेटिकल मॉडल था इनका, है ना, जिसमें मैंने बताया था टेलीफोन के लैबोरेटरी में ये काम करते थे. एंड इट इज रिलेटेड टू टेलीफोन ओनली कि नॉइस का कॉन्सेप्ट कौन लाए थे, आपके शैनन एंड वीवर. सो आंसर इज सी, जो कि टेक्निकल नॉइस की बात करते हैं. लेकिन नॉइस कुड बी ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉइस. आपकी डिस्टरबेंस भी हो सकती है, आपकी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, आपकी सिमेंटिक भी हो सकती है. राइट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉडल एम्फसाइजेस feedback and field of experience. We have done it. So is it Laswell, Scrum, बैरलो और न्यू कॉम? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की कौन सा मॉडल काम बात करता है?
आप आंसर चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखते भी जाइए। इट इज बी, विल्बर एंड स्क्रैम। सो इन्होंने क्या किया था, फीडबैक का इंट्रोडक्शन भी लाए थे ये, और साथ ही साथ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का भी लाया था, कि जो एक ही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से स्पीकर और रिसीवर, आपका जो सोर्स और रिसीवर है, अगर वो एक ही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से है तो जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज quite simple. The SMCR model was proposed by, if you remember, it was proposed in which year? Year भी बताइए। It was, yes, C, डेविड बैरलो, जो कि लाए थे 1960 में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। विच थियरी सजेस्ट मीडिया हैज अ डायरेक्ट एंड पावरफुल इफेक्ट? जिसका डायरेक्ट और पावरफुल इफेक्ट है, इज इट यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, हाइपोडर्मिक निडल थियरी, टू स्टेप, और एजेंडा थियरी? इसमें ऑडियंस क्या हो जाती है, जिसमें डायरेक्ट और पावरफुल इफेक्ट होता है उसमें ऑडियंस हमेशा पैसिव होती है। सो आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? इट इज सी, ऑफ कोर्स, हाइपोडर्मिक निडल मॉडल, जो कि 1920s और 30s में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वाइट इजी। अगर आपने सारी वीडियो देख ली है, लेसन कर लिया है, तो ये बहुत इजी होएगा आपके लिए। टू स्टेप फ्लो थ्योरी वाज गिवन बाय, आई थिंक यू शुड नॉट टेक द टाइम, इट इज बी, पॉल लेजर्सफेल्ड। ईयर बताएंगे कौन सी ईयर में आई थी? यस, इट केम इन 1944। नेक्स्ट इज एजेंडा सेटिंग थ्योरी, कौन से ईयर में आई थी? इज इट 64, 72, 88 या फिर 54? इफ यू रिमेंबर, मैंने एक निमोनिक बताया था, मैककॉम, न्यू, जो मैककॉम एंड शॉ था, वो शॉ थे, वो इस थियोरी को लाए थे, एंड दिस केम इन, वो दोनों कौन सी ईयर में लाए थे? 1972 में। दो लोग थे जो थियोरीज लाए थे, तो 1972 याद रखिएगा, ठीक है। टू पीपल गॉट दिस theory, agenda setting theory, so 1972, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू critical theory. We have already done this. Who proposed the encoding and decoding model? I don't think so it should take so much of time. And in which year? Of course in 1973, that is B, Stott Hall. All right, okay, I think this much is fine till today. इससे आगे अभी अभी और भी पढ़ना है। ऑफ कोर्स द हेजिमनी कंसेप्ट और क्रिटिकल थियरीज अभी हमने एक भी नहीं पढ़ी है। देयर आर सो मेनी क्रिटिकल थियरीज, डोमिनेंट पैराडाइम क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये यूनिट पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम मी, इवन इफ यू वांट टू टेक 1-to-1 classes from me, please let me know on the comment section, and it gives me lot of strength or support if you like and subscribe my channel. Till then, have a very nice day. मैं बहुत जल्दी आऊंगी आपके लिए नेक्स्ट थियरीज लेकर के।